हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीए क्लासेस में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का बेटा अपना लेक्चर नंबर 5 रहेगा, जिसमें अपन बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको ये वर्ड जो हीटिंग है ये आपको कभी कभी बदला हुआ मिलेगा, मतलब इस टॉपिक का नाम आपको कभी कभी थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी सुनने को मिलेगा। तो थर्मल मतलब बेटा हीट होता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो बहुत ही अच्छे समझेंगे, जब भी अपन कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं, जब भी अपन कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं, लाइक मान लो बल्ब यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है, या फिर मान लो अपन मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लो अपन मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, है ना। तो जब भी अपन कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं तो इनसे कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो होने की वजह से आफ्टर सम टाइम बाद में बेटा, आफ्टर सम टाइम बाद क्या होता है, यहां से हीट जनरेट होना चालू हो जाता है। ये अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं बेटा, हीट करने लग जाते हैं। जब हम कॉन्टिन्यूसली फोन यूज करते हैं वो गर्म हो जाता है, जब अपन उसको चार्ज करते हैं तो अपना चार्जर गर्म हो जाता है, जब अपन एक बल्ब को बहुत लंबे टाइम तक जलाते हैं और अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो वो गर्म हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो गर्म हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, इसी को अपन बोलते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो करंट है वो अपना हीट जनरेट करता है। तो अब इसका रीजन क्या है, पहले तो ये समझो। मान लो ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक वायर है। तो ये वायर क्या है बेटा, एक कंडक्टर है। दिस इज व्हाट, कंडक्टर। तो जहां कंडक्टर होगा भाई तो करंट फ्लो होगा। तो जितने भी अपने कंडक्टर होते हैं बेटा उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। सो अपने ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, अब अपन ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो मान लो आपके करंट का डायरेक्शन है इधर की तरफ, ठीक है, तो आपका इधर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा। तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, टक्कर होती है, ठीक है, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा यहाँ पे कॉलिजन होता है, कॉलिजन मतलब टक्कर होती है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो अब ये से टकरा रहा है, क्यों टकरा रहा है, क्योंकि ये मोशन में जा रहा है। तो बेटा यहाँ पे मोशन की वजह से आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक एनर्जी आती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ही हमारी हीट में कन्वर्ट होती है। तो इसीलिए जब भी हम कोई कंडक्टर से करंट फ्लो करवाते हैं या फिर किसी भी अप्लायंस को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो कॉन्टिन्यूसली टकराते हैं और टकराने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आप इसे कॉन्टिन्यूसली मारोगे तो आपको लगेगा कि आपके हाथ से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो सेम वहां पे होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तो बेटा यहाँ पे उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है और वही हीट अपन को यहाँ पे बाहर डिसिपेटेड हुई हुई मिलती है, मतलब बाहर रिलीज हुई हुई मिलती है। और जो ऑब्जेक्ट होता है अपना या जो भी अप्लायंस होता है वो अपना गर्म होने लग जाता है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है अपना इसके पीछे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम इसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, ठीक है। थर्मल इफेक्ट ऑफ अपन इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। थर्मल और हीट का एक ही मतलब होता है, ठीक है, दोनों सेम बातें हैं। नाउ क्या है देखो इसमें, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर। तो जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है, लाइक अ हाई रेजिस्टेंस वायर, तो मान लो वायर है जहां से करंट पास हो रहा है, द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। तो बेटा जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम बाद में, है ना, जो ऑब्जेक्ट अपना वो गर्म होने लग जाता है एंड प्रोड्यूस हीट, और उससे क्या होती है, हीट जनरेट होने लग जाती है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को बेटा अपन क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो जब भी अपने अप्लायंसेस होते हैं वो आफ्टर सम टाइम बाद में हीट करने लग जाते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, अ बल्ब बिकम्स हॉट आफ्टर इट्स यूज फॉर सम टाइम। तो जो अपना एक बल्ब होता है बेटा वो कुछ देर के बाद यूज करने के बाद अपने क्या हो जाता है, गर्म होने लग जाता है। दिस इज बिकॉज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसके पीछे का समझा दिया, जो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसके मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी बनती है वही काइनेटिक एनर्जी हमें हीट के फॉर्म में बेटा फील होती है। नाउ अब बहुत ही ध्यान से एक चीज समझेंगे, अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला डिजाइन करेंगे, ठीक है। सो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, अपनी जो हीट जनरेट होती है, ठीक है, वो क्या है, एक एनर्जी है। बात समझो, हीट क्या है, एक एनर्जी है। पीछे आओ देखो एक बार वापस।
देखो बात सुनो, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वर्क डन और एनर्जी आपस में इक्वल होता है, पढ़ा है क्या? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वर्क डन और एनर्जी आपस में क्या होता है बेटा? इक्वल होता है, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे जो हीट एनर्जी निकलेगी, जो अपनी यहाँ पे हीट एनर्जी निकलेगी वो बेटा अपने वर्क डन के इक्वल होगी। अब वो वर्क डन कहाँ से आएगा भाई? वर्क डन कहाँ से आएगा? तो अपन ने क्या सबसे पहला ये फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, पढ़ा था क्या? फिर इसके बाद अपन ने क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में याद करो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है। सो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्या अपन ये फॉर्मूले पढ़े थे बेटा? स्टार्टिंग में पढ़े थे, है ना। तो यहां से मैं अगर वर्क डन निकालता हूं तो वो हो जाएगा वी क्यू। भाई वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ से? ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वी क्यू। तो बेटा यहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो वर्क डन हो रहा है यहाँ पे उसको अगर अपन फाइंड करते हैं तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, देखो V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वर्क डन निकालना है, वर्क डन हो जाएगा ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वी क्यू। मैं वर्क डन क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मेरा वर्क डन एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वही हमें हीट के फॉर्म में फील होगा। तो जो बेटा वर्क डन होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। इधर लिख लेंगे, सो वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी निकल रही है भाई? यहाँ तो हीट एनर्जी निकल रही है। तो यहाँ पे जो हमारी वर्क डन होगी वही हीट के फॉर्म में हमें फील होगी। नाउ V इक्वल्स टू आई आर होता है क्या? अपन ने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा है? V इक्वल्स टू आई आर, और I इक्वल्स टू अपन ने क्या पढ़ा है? Q अपॉन टी, ठीक है। तो देखो V इक्वल्स टू तो रखेंगे आई आर, ठीक है बेटा। और Q की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये इधर चला जाएगा, ये T इधर चला जाएगा। तो यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा बेटा, Q का वैल्यू ये इधर चला जाएगा तो Q का वैल्यू आ जाएगा IT। मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला याद करना, आगे काम आएगा। तो Q इक्वल्स टू IT, तो Q की जगह रखेंगे बेटा IT, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास हीट इक्वल टू यह जाएगा I इंटू आई, तो हो जाएगा बेटा I स्क्वायर और RT एज इट इज। तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला आ गया हीट इक्वल्स टू, हीट जो अपनी जनरेट होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से अगर हमें वो निकालनी है तो अपन यहाँ पे I स्क्वायर RT H इक्वल टू I स्क्वायर RT, इस फॉर्मूले से बेटा अपन हीट जनरेट होने वाली जो हीट जनरेट होगी उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से अपन एक लॉ बनाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसको अपन एक नया नाम देंगे यहाँ पे जूल्स हीटिंग लॉ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो जो अपनी हीट निकल रही है वो बेटा I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब आप जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा जो भी अपना मटेरियल है वो हीट करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट करेगा, और जितनी देर के लिए आप करंट फ्लो करोगे या फिर जितनी देर के लिए आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करोगे वो उतना ज्यादा हीट करेगा। तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मैं करंट बढ़ाऊंगा तो भी हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो भी हीट बढ़ेगी, और टाइम बढ़ाऊंगा तो भी हीट बढ़ेगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी हीट होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I स्क्वायर के, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। देन मेरी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के रेजिस्टेंस के, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो इसका क्या मतलब है? जितनी करंट आप फ्लो करोगे, जितना करंट आप फ्लो करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हीट करेगा। दूसरी बात, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा अपने कंडक्टर का या वायर का या जो भी अप्लायंस अपन यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा वो हीट करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? अगर ये क्वांटिटी बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी, तो अगर आप करंट बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो भी हीट बढ़ेगी, और जितने टाइम के लिए आप यूज कर रहे हो, मान लो आप एक बल्ब को आप 2 घंटे के लिए यूज करते हो तो वहां पे कुछ हीट निकलेगी। अब आप उसी बल्ब को 10 घंटे के लिए यूज करो, तो जब आप 10 घंटे के लिए यूज करोगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा ना वो। तो यही चीज हम बोल रहे हैं कि जब टाइम बढ़ाओगे बेटा तो हीट बढ़ेगी। तो यहां से अपने पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 2 एंड 3, अपन तीनों को कंबाइन कर लेंगे तो H प्रोपोर्शनल बनेगा बेटा I स्क्वायर RT, ये कॉमन आ जाएगा और ये सारे एज इट इज आ जाएंगे अपने पास मल्टीप्लाई में I स्क्वायर RT। तो ये जो H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT आया है यही मेरा क्या है बेटा? जूल्स हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है, लॉ ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। सो ये जो मेरा H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT है इसको अपन बोलते हैं बेटा जूल्स हीटिंग लॉ। क्या बोलते हैं? जूल्स हीटिंग लॉ, ठीक है, जूल्स हीटिंग लॉ, ये इसका नाम होता है, ठीक है।
तो अपना एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे बना मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन अपन निकालेंगे यहाँ से VQ से। अपन ने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, आगे काम आएगा। सो V इक्वल टू होता है IR, यहाँ पे I रखा, I इक्वल टू होता है QT रखा, I इंटू I स्क्वायर हो गया, RT एज इट इज आया, तो अपने पास फॉर्मूला आया। तो यहाँ से अपन ने बोला कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा हीट जनरेट करेगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट बनेगी। तो इन ये सारे अगर आप बढ़ाते हो तो यहाँ पे हीट जनरेट क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब कुछ। बात समझ में आ गई क्या? नाउ तो अपन ने यहाँ फॉर्मूला देखा, अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड अपन बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो भाई, तो आगे बात करते हैं। देखो अपन कुछ एग्जांपल्स है अपने पास। तो ये वाला एग्जांपल बेटा इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे इन इलेक्ट्रिक पावर। तो अभी मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन देखो अपने पास है 100 जूल ऑफ हीट, 100 जूल ऑफ हीट है बेटा अपने पास। ठीक है, तो 100 जूल ऑफ हीट, तो हीट दे रखी है बेटा अपन को 100 जूल। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहा है अपन को? आगे बोल रहा है ये इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड। ईच सेकेंड का क्या मतलब है? टाइम कितना है? 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना है बेटा? 1 सेकेंड। इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस है मेरा बेटा 4 ओम। रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V फाइंड करना है अक्रॉस द रेजिस्टर। तो V फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। अपने पास एकमात्र फॉर्मूला है H R T इन सब के बीच में। तो अपने अभी पढ़ा सर H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। क्या ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा बेटा? ठीक है, तो देखो यहां से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द। ठीक है, देखो हीट कितनी है अपने पास? 100 है। हीट कितने पास? 100 है। क्या मेरे पास I स्क्वायर है भाई? नहीं है। ठीक है, I नहीं है मेरे पास। रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 4। और टाइम कितना है बेटा अपने पास? 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया 4 1 4, यहाँ से हो जाएगा 100 इक्वल टू I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 1 4 हो गया। तो ये जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा अपने पास I स्क्वायर इक्वल टू, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 100/4। ठीक है, तो I स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है बेटा? रूट लग जाता है। तो यहाँ लग जाएगा √25। तो अगर आप इसका रूट निकालते हो तो अपने पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 5 एम्पियर। ठीक है, करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। ठीक है, तो अपने पास 5 एम्पियर करंट आ गया यहाँ पे। अब ये बोल रहा है V निकालो, तो मैं V बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। V इक्वल टू IR होता है क्या? V इक्वल टू IR होता है क्या? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या पढ़ा है अपन ने? V इक्वल टू IR। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद कर लो बेटा, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सो V निकालना है। I कितना है बेटा? 5। ठीक है, और R कितना है अपने पास बेटा? R है 4। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा 5 4 20 वोल्ट। तो ये अपना वोल्टेज है, ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा जो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसको यूज करके आप यहाँ पे इसको राइट डाउन कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करेंगे। देन अब अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं वॉट। हमने बोला, क्या बोला कि भाई जब भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करते हैं, जब भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करते हैं तो वो हीट जनरेट करने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो गर्म हो जाते हैं। अब समस्या क्यों है? क्योंकि इससे बेटा बहुत सारी एनर्जी डिसिपिटेट होती है, मतलब वो बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो जाती है जिसका हमको यूज नहीं करते। भाई तुम एक बल्ब जला रहे हो मान लो, अब वो बल्ब क्या कर रहा है? हीट कर रहा है। तो वो जो बल्ब हीट कर रहा है, क्या उस हीट से तुम खाना बना रहे हो? नहीं बना रहे ना। जो तुम्हारा फोन जो है वो हीट जनरेट कर रहा है, बहुत ज्यादा तुमने उसको यूज कर लिया, तो वो हीट तुम्हारे क्या काम आ रही है? कुछ काम आ रही है? नहीं आ रही। तो वो एनर्जी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पे अब कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, इंडिया तो जुगाड़ू है ना। हम लोग कैसे हैं? जुगाड़ू। जब कोई समस्या नजर आती है तो वहां पे सोचते हैं कि भाई जुगाड़ कैसे लगाया जाए, क्या यहाँ पे इसको कुछ यूज किया जा सकता है, क्या इस प्रॉब्लम से बाहर आया जा सकता है। अब प्रॉब्लम से तो बाहर नहीं आ पा रहे, लेकिन क्या करेंगे? एक जुगाड़ लगा के उसको यूजफुल बना लेंगे। तो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा? जो अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब हमें पता है कि करंट हीट जनरेट करता है। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करते हैं, जब भी किसी कंडक्टर से हीट जनरेट होती है, जब भी किसी कंडक्टर से क्या होती है? करंट फ्लो होता है, तो वहां पे हीट जनरेट होती है। तो उसी हीट को बेटा अपन यूज करके कुछ एप्लीकेशंस लेके आए हैं, जो कि क्या है? अपना टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो भाई मुझे ये चीज समझ में आ गई कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करेगा तो वो हीट जनरेट करेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई। तो हमने क्या करा, हमने आयरन बना दी जिससे हम प्रेस करते हैं। तो आपने देखा होगा उसके नीचे जो मेटल लगा होता है, ठीक है, जो मटेरियल लगा होता है, वो जैसे ही करंट मिलता है उसको वो गर्म होना चालू हो जाता है और उससे आप क्या करते हो, अपने कपड़े प्रेस करते हो मस्त। तो हमने क्या किया, समस्या को यूजफुल बना लिया। हमें जो प्रॉब्लम थी उसको हमने क्या कर दिया, यूजफुल बना लिया। देन हमने टोस्टर बना दिया जिसमें अपन ब्रेड वगैरह गर्म कर लेते हैं, है ना। तो अपन ने ऐसे क्या किया, कुछ इक्विपमेंट्स बना लिए। अपन ने बल्ब बना लिया, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड बल्ब बन गया। तो यहाँ पे अपने पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी यूजफुल एप्लीकेशंस, द इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री आयरन। तो भाई अपन ने प्रेस बना ली जिससे अपन कपड़ों को आयरन करते हैं। देन अपने इलेक्ट्रिक टोस्टर बना लिया जो हीट जनरेट करेगा, तो अपने वो जो टोस्ट वगैरह है, जो ब्रेड वगैरह, वो गर्म हो जाएगी। फिर अपन ने इलेक्ट्रिक ओवन बना लिया, इलेक्ट्रिक केटल बना ली, इलेक्ट्रिक हीटर बना लिया। आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। ठीक है, तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड अपन ने यहाँ पे कुछ चीजें बना ली जिनको अपन मस्त यूज कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हीट जनरेट हो रही है, बहुत ही बढ़िया बात है। अपना क्या है, कुछ ऐसा बना लेंगे जिससे उस हीट का यूज हो जाए। गीजर में क्या होता है, पानी गर्म करते हो, तो भाई वो हीट देता है तभी तो पानी गर्म करते हो। तो वहां जो हीट निकल रही थी अपन ने उससे पानी गर्म कर लिया, तो अपन जुगाड़ू लोग हैं, अपन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो चीज समस्या थी हमने उसी का यूज बना लिया। नाउ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। अब वो लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमने हीट का यूज कर लिया। कैसे, तो बेटा अपने पास जो बल्ब होता है ना, अपने पास जो बल्ब होता है, अपने पास जो बल्ब होता है बेटा, ठीक है, तो ये जो बल्ब होता है अपने पास, इसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर इस टाइप से ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा, यही तो होता है जो आपको लाइट प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो फिलामेंट बेटा एक ऐसा मटेरियल होता है, इसको जब करंट मिलता है तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है। मतलब ये इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि वहां से आपको लाइट प्रोड्यूस होती हुई मिलती है, मतलब वो लाइट इमिट करता है। ठीक है, अब हमें इसको ऐसा बनाना होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो, क्योंकि अगर इसको बहुत ज्यादा हीट मिलेगी, अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये तो पिघल जाएगा तो लाइट बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमने फिर इस जुगाड़ लगा के ऐसा एक मटेरियल बनाया, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है बेटा जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। मतलब आप इसको कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, ये पिघलने वाला नहीं है ना। तो बहुत हाई टेम्परेचर भी ये झेल सकता है। तो इसी पे बेस्ड अपन ने बल्ब बना दिया, है ना, एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो अपन इलेक्ट्रिक बल्ब में बेटा इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। हेयर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपन। हेयर द फिलामेंट, तो सबसे पहली बात बेटा अपने पास फिलामेंट होता है जहां से लाइट प्रोड्यूस होती है। मस्ट रिटेन एज मच एज हीट जनरेटेड एज इट इज पॉसिबल। तो बेटा ये जितनी हीट जनरेट कर सकता है उतना करना चाहिए, सो दैट इट गिव्स वेरी हॉट। ठीक है, सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट लाइट। तो ये जितना ज्यादा हीट करेगा उतनी अच्छी लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इट मस्ट नॉट मेल्ट, तो ये मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अपन ने इसको क्या किया, हाई टेम्परेचर वाला, अपन इसको जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे ये उतनी ज्यादा लाइट देगा। तो अपन को ऐसा मटेरियल बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मेटल। तो अपन को ऐसी मेटल बनानी पड़ेगी विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। तो अपने पास यहाँ पे मटेरियल होता है बेटा टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो आप 3380 डिग्री सेल्सियस, कितना ज्यादा है। इसके बाद वो पिघलना चालू होगा, तो इससे पहले तो वो मस्त हीट करेगा और अपन को क्या देगा बेटा, लाइट देगा। ठीक है, इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब। तो आपसे सब पूछा जाता है कि बल्ब बनाने के लिए कौन सी मेटल का यूज किया जाता है, टंगस्टन। और लाइट कहां से एमिट होती है, फिलामेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। ठीक है, द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड। अब इसका क्या मतलब है भाई, यहाँ पे थर्मली मतलब है बेटा हीट, थर्मल मतलब हीट होता है, तो उसकी हीट आइसोलेट होनी चाहिए। मतलब बल्ब के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, अगर बाहर का एनवायरनमेंट जो है, अगर उसका जो बोल सकते हैं आप टेम्परेचर है, अगर वो अंदर चला गया तो वो हीट को कम कर देगा। तो यहाँ पे अपन उसको आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट मतलब होता है कि कोई चीज अंदर नहीं आनी चाहिए और अंदर की चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना ज्यादा आइसोलेट करना है। अब ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी हीट बाहर नहीं जाएगी। भाई बल्ब जब गर्म होता है तो अगर आप बल्ब के आसपास हाथ लगाओगे, हाथ मत लगाओ, थोड़ा सा दूर भी रखोगे तो भी आपको गरम गरम फील होगा। तो वहां पे क्या हो रही है, थोड़ा बहुत आइसोलेट प्रॉब्लम है तो चलेगा, लेकिन जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा अपन उसको आइसोलेट करेंगे ताकि एनर्जी बाहर ना जाए। यूजिंग
इंसुलेटिंग सपोर्ट, तो यहाँ पे अपन इंसुलेटिंग सपोर्ट यूज करते हैं। इंसुलेटिंग मतलब बेटा, इंसुलेटिंग मतलब जहां से करंट फ्लो नहीं होता है, इंसुलेटर जहां से करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। 10 बल्ब्स आर वेरी यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इंटरएक्टिव नाइट्रोजन, तो बल्ब में बेटा एक तो नाइट्रोजन गैस होती है और एक आर्गन गैस होती है, और ये दोनों कैसी होती है, केमिकली नॉन रिएक्टिव, ये दोनों रिएक्शन नहीं करती एक दूसरे के साथ, ठीक है, इनएक्टिव होती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो पहली तो हो गई बेटा नाइट्रोजन और दूसरी हो गई अपनी आर्गन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट, तो वहां पे जो वो पावर यूज करता है फिलामेंट, वो क्या करता है, वो हीट जनरेट करता है, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन, और उसका बहुत छोटा सा पार्ट बेटा अपन को लाइट रेडिएशंस देता है, मतलब लाइट देता है, ठीक है। तो जो एक बल्ब होता है बेटा, उसमें जो वायर होता है अपना, ठीक है, अपने पास जो वायर होता है इसको अपन बोलते हैं फिलामेंट, इसको ये बना होता है टंगस्टन का, इसको जितनी ज्यादा लाइट मिलेगी उतना ज्यादा हीट करेगा, जितना ज्यादा ये हीट करेगा उतनी ज्यादा अपन को ये लाइट प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। इसके अंदर अब यहाँ पे जो अपन ने कांच का जो आइसोलेशन किया है, इसके अंदर दो गैसें होगी अपने पास, एक तो नाइट्रोजन और एक आर्गन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं छोटी छोटी जो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में 1 मार्क्स में। नाउ अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज, तो बेटा फ्यूज क्या होता है, तो अपने घर में जो अपने पास इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली जो अपना देखोगे आप बोर्ड होता है ना, जहां से इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में आती है, जो मीटर वाला हो, ठीक है, मीटर वगैरह लगा होता है जहां पे, तो वहां पे बेटा जो भी सिस्टम लगा होता है उस सिस्टम में बेटा एक फ्यूज लगा होता है, ठीक है। फ्यूज क्या करता है भाई, अब जैसे यहां से जो अपना करंट जा रहा है अपने घर के अप्लायंसेस में, ठीक है, उसका वोल्टेज होता है बेटा 220, कितना होता है 220 वोल्ट। अब मान लो कभी लाइट चली गई और सडन लाइट आ गई, तो जब सडन आपके लाइट आती है और मान लो पंखा चल रहा है या फ्रिज चल रहा है या फिर मान लो कूलर चल रहा है या एसी चल रहा है या टीवी चल रहा है, तो बेटा कभी कभी क्या होता है 220 वोल्ट से ज्यादा का करंट हमारे अप्लायंसेस में एंटर कर जाता है, तो उस टाइम पे वो जो अप्लायंसेस है वो खराब हो सकते हैं, आपका टीवी फूट सकता है ना, आपका फ्रिज खराब हो सकता है, आपका कूलर खराब हो सकता है। कब हो सकता है, जब 220 वोल्ट से ज्यादा का करंट हमारे अप्लायंस में एंटर कर जाए। तो क्या होता है बेटा, जैसे ही यहां से वो करंट आगे जाएगा बेटा, यहां पे एक फ्यूज लगा दिया जाता है, इस फ्यूज की क्या होती है, क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है, जैसे ही ये 220 वोल्ट से ज्यादा का करंट लेता है ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये मेल्ट होने से क्या होता है, अपने घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का कनेक्शन टूट जाता है, तो यहां से आगे करंट फ्लो ही नहीं कर पाता भाई, फ्यूज मेल्ट हो गया, वायर मेल्ट हो गया, तो आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ही नहीं हो पाती, तो अपने जो अप्लायंसेस है वो बच जाते हैं। तो इस टाइप से बेटा फ्यूज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्यूज क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाला डिवाइस है, इट प्रोटेक्ट सर्किट, तो ये अपने सर्किट को बेटा प्रोटेक्ट करता है एंड अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनडली हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो जब बहुत ज्यादा करंट यहाँ पे फ्लो हो जाता है अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, तो वहां पे बेटा ये पिघल जाता है और वहां पे करंट का फ्लो रुक जाता है। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज, तो बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया जाता है विद द डिवाइस, ताकि क्योंकि डिवाइस में आगे करंट जाने वाला है और सीरीज में सब में सेम करंट जाता है, तो सीरीज में अगर इसको कंबाइन करेंगे तो जितना करंट मीटर से आने वाला है, अगर मान लो 220 वोल्ट से ज्यादा करंट आया तो ये क्या करेगा, पिघल जाएगा और वहां पे कनेक्शन टूट जाएगा और अपने जो डिवाइसेस है वो खराब होने से बच जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर, इसमें एक वायर होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ मेटल और एन एलॉय, तो वो या तो मेटल का बना सकता है, एलॉय का बना सकता है। अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ताकि वो पिघल जाए जल्दी। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इन सब का बना हुआ हो सकता है। इफ द करंट लार्जर देन द स्पेसिफिक वैल्यू फ्लोज, तो अगर स्पेसिफिक वैल्यू से ज्यादा करंट फ्लो होता है थ्रू आउट द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज राइज, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा अगर हमारे सर्किट से, तो जो फ्यूज है बेटा उसका करंट, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो हीट करेगा तो वो पिघल जाएगा, ठीक है। दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट, और अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा और अपने अप्लायंसेस क्या होंगे, खराब होने से बच जाएंगे। तो आज बेटा अपन ने बात करी सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, देन अपन ने फॉर्मूला ड्राइव करा, देन अपन ने एक क्वेश्चन करा उस पे बेस्ड, एंड देन अपन ने यहाँ पे पढ़ा बेटा इलेक्ट्रिकल
जो अपना हीट जनरेट कर रहे थे अप्लायंसेस, उनका यूज अपन ने पढ़ा, एप्लीकेशंस अपन ने पढ़े। ठीक है, सो आज के टॉपिक आज अपन ने डिस्कस किया इतना ही। अब यहाँ पे इसके बाद तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये अपनी लास्ट स्लाइड थी आज की। सो जितना भी आज पढ़ा है बेटा इसको रिवाइज करो। एक लास्ट टॉपिक अपना बचा है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, जिसको अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।